नित्यानंद राय जी जब 23 साल के थे, बिहार में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकल रही थी। लालू जी ने घोषणा कर दिया था कि मैं हाजीपुर से रथ को पार नहीं करने दूंगा, वहां पकड़ूंगा और गंगा में डुबो दूंगा रथ। उस समय कहीं कोई विधि व्यवस्था नहीं, अराजकता की स्थिति थी, भय का वातावरण था, लोग पलायन कर रहे थे, बच्चे स्कूल जाने से भी भय खाते थे। दमनकारी नीति के साथ उन्होंने सत्ता संभाल कर बिहार को बर्बाद। पुलवामा का वो पल जब देश के हर व्यक्ति की आंखें नम थी, कैसे आप लोगों ने उसका बदला लिया? एक एक बहे हुए लहू का बदला अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को मौत की नींद सुला कर लिया है। 73 बच्चियां जिनको आपने गोद ली। इस बात को कोई राजनीतिक रूप से देखते नहीं। विपक्ष को ये लग रहा है कि आप 400 पार कर लेंगे तो आप तानाशाह बन जाएंगे। तानाशाह, घोटालों और भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन इंडी में। नमस्कार, मैं अर्पिता और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। जी हाँ, हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज जब पॉडकास्ट की चर्चा हम लोग कर रहे थे तो बहुत सारे लोग जो हमसे मिल रहे थे उन्होंने कहा ये सवाल सबसे पहले करिएगा। नित्यानंद राय जी जब 23 साल के थे, बिहार में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकल रही थी। लालू राज था और लालू सरकार में ये कहा गया कि हाजीपुर से वो रथ यात्रा आगे न बढ़ेगी। आपने महापंचायत बुलाई थी, कैसे आपने वो 23 साल का जुनून क्या था आपका राम मंदिर के लिए? जी, आप ठीक ही बोली। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान लालू जी ने घोषणा कर दिया था कि मैं हाजीपुर से रथ को पार नहीं करने दूंगा, वहां पकड़ूंगा और गंगा में डुबो दूंगा रथ। तो उसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में लिया और लोगों से बातचीत की, लोगों को इस रथ यात्रा का जो सोमनाथ से अयोध्या तक जा रही है, जिसको माननीय आडवाणी जी लेकर जा रहे हैं, और वहां बड़े संघर्ष किए गए थे कि अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो। उस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। तो लालू जी की उस बात को हमने चुनौती लिया और मैंने भी उनको चुनौती दी कि आप रोक नहीं सकते हैं, रथ तो हाजीपुर से गुजरेगी और रोक नहीं पाए। उन्होंने भरसक प्रयास किया अपनी सरकार के दमनकारी नीति के साथ, लेकिन वहां के लोगों ने इतना समर्थन दिया और इसके लिए हमने अपने पिताजी का भी सहारा लिया। उन्होंने एक महापंचायत बुलाई, पंचायत में निर्णय हुआ कि यह श्री राम रथ यहाँ नहीं रुकेगी तो नहीं रुकेगी, और नहीं ही रुकी। और आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण के कारण, संकल्प के कारण, और माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर जो अध्यात्म की ताकत है, जो संकल्प का रूप लेकर आज अयोध्या में राम मंदिर अब जो निर्माण हुआ है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत देशवासियों के, बिहार वासियों की ओर से बहुत बहुत उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। तो राम मंदिर का जिक्र जब जब होगा जरूर नित्यानंद राय जी का नाम दिया जाएगा, क्योंकि इनके साथ पूरे बिहार के कई बड़े नेताओं ने बहुत संघर्ष किया है। राम मंदिर से निकलकर हम आपके उस जीवन में जाएंगे जिसको कहते हैं छात्र जीवन। लेकिन हमने सुना है कि आप जब छात्र राजनीति में आए थे तो आपकी अगर पढ़ाई की हम बात करें, आप हाजीपुर में आपका जन्म हुआ, हाजीपुर से ही आप आगे बढ़े, तो कैसे शुरुआत हुई? थोड़ा बताएंगे, हमारे जो दर्शक है जरूर जानना चाहेंगे कि जो आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बन चुके हैं, शीर्ष पद पर है, वो कैसे रहते थे? मतलब कैसा माहौल था आपके घर परिवार का, क्या? देखिए, आजादी की लड़ाई में 9 अगस्त 1942 को चाचा के पिताजी थे, हमारे चचेरे दादाजी, शहीद हो गए और अंग्रेजों ने उनको शहीद बना दिया। तो हमारे परिवार में देशभक्ति की छाप या देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। जब हम स्टूडेंट लाइफ में आए तो विद्यार्थी परिषद के जितने स्लोगन थे, जो कार्यक्रम होते थे, अपना देश, अपनी माटी, असम हो या गौहटी, इस तरह के नारा, और युवा शक्ति,
देश शक्ति, राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, ज्ञान चरित्र, एकता परिषद की विशेषता और वंदे मातरम, भारत माता की जय, इन सब नारों जो उनके थे उसने मुझको थोड़ा प्रभावित किया। नीति के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ जो भारत के लिए काम कर रहा हो, भारत माता को भारत मां मानकर अपनी सेवा दे रहा हो, ऐसी सारी संस्थाओं से मैं होकर गुजरे होकर आप, गुजरा। रास्ता और बदला। यही था जो वास्तव में इस भारत को अपनी मातृभूमि मानकर सेवा करने वाले, यह नहीं करें कि भारत को सेवा सिर्फ नहीं हम लोग ही करते, बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमारे भाव में यानी जो हमारी नीति है उस नीति में जो हमारा परिवार है, विचार परिवार भारतीय जनता पार्टी का, और उस परिवार में इस भाव से हम काम करते थे कि हमको देश सेवा के लिए काम करनी है। तो उसे विद्यार्थी जीवन हुआ, संघ का जीवन हुआ, या फिर आज हम भारतीय जनता पार्टी के काम में। लालू राज भी वो जो एक आम जीवन जी रहे थे, जो जंगल राज का जो टाइम था, जो बिहार के लिए, आज भी लोग कहते हैं बिहार का नाम लेते हैं तो साथ में जंगल राज को जोड़ देते हैं। आपने उसको क्या देखा, क्या झेला? निश्चित वह जो मेरी अवधि थी सन के, और फिर 2000 में जब मैं विधायक बना, उस बीच में मैं संगठन का काम करता रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ही काम करता रहा विभिन्न स्तरों पर। और मैं पहले ही युवा मोर्चा से जुड़कर प्रदेश के भी और जिले के भी और अपने प्रखंड के भी काम में हम लगे थे। वह जो जंगल राज की अवधि थी, वह अवधि बहुत भयावह, इतना भयावह, जातीय उन्माद का, अपराधियों के बोलबाला का, विकास के विषय में वह अवधि जो था ना जंगल राज का, जिसको आरजेडी की सत्ता जिस समय थी, उस समय कहीं कोई विधि व्यवस्था नहीं थी, अराजकता की स्थिति थी, भय का वातावरण था, लोग पलायन कर रहे थे, बच्चे स्कूल जाने से भी भय खाते थे। दिन में भी हमारी माँ बहनें सड़कों पर निकलने से परहेज करती थी, बहुत आवश्यक कोई जरूरी हो जाता तब निकलती थी, वो भी निकलने से पहले एक बार भगवान को जरूर प्रणाम करती थी। और हमारे घर के बच्चे स्कूल जाते थे तो गार्जियन इतने देर तक भगवान से प्रार्थना करते रहते थे मेरे बच्चे लौट आ जाए, सुरक्षित आ जाए। दुकानदारों को लूटा गया, इंडस्ट्री को लूटा गया, सब एक तरह से यहाँ से व्यापार और उद्योग सारे समाप्त कर दिए गए और बेरोजगारी का बड़ा अंबार खड़ा हो गया। तो वहां अपराधी का बोलबाला हो, अपराधी आते थे खुलेआम अपराध करके और सरकार के मंत्रियों के बंगले में रहने लगते थे। अच्छा। और इस तरह से वहां बिना लाइसेंस से आर्म्स के उनके गुंडे घूमते थे। इस तरह दमनकारी नीति से लालू जी ने सरकार में रहते हुए नीति को अपनाकर एक तरह से कहते हैं कि दमनकारी नीति के साथ उन्होंने सत्ता संभालकर बिहार को बर्बाद। 2000 में पहली बार आप हाजीपुर से विधायक बने, और जहां तक हमें जानकारी है कि आपने ये जो पूरा समय बिताया बिहार की राजनीति में, आपने जो एक्टिव राजनीति बिहार के लिए की, उसको हम थोड़ा समझना चाहेंगे। मतलब पर्टिकुलर बिहार में रहकर, विधायक के रूप में रहकर, कैसा वो समय था, क्या चीजें आपने देखी, क्या आपने काम किया, कुछ बताएगा? देखिए, जिस समय हम विधायक बने उस समय आरजेडी की सरकार थी, और आरजेडी की सरकार की सोच में विकास था ही नहीं, उन्माद ही उन्माद था। तो उस समय विधायक रहकर काम करना हम लोग के लिए बड़ी चुनौती थी विकास का। फिर भी हमने एक विधायक के नाते हमने उसमें सफलता भी प्राप्त की। 2000 में जब विधायक बने तो हम काम भी करना शुरू किए। जब हम विधायक बने उसके पहले भी और विधायक बनने के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी ने हमको विभिन्न दायित्वों था, और उसको निर्वहन करते हुए हम बिहार के क्षेत्रों का भ्रमण किया, लोगों के बीच काम किए। कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते या पार्टी के किसी दायित्व जो मेरे ऊपर रहा हो उस नाते मैं नहीं गया हूँ। ऐसा नहीं, मैं इस बिहार के हर ब्लॉक पे तक गया हूँ। मैं तो एक ब्लॉक में कई कई स्थानों पर गया। मतलब ये पूरा लंबा सफर अगर हम आपका देखें, तो जब वो पल आया, आपको जब शपथ ग्रहण करवाई जा रही थी, कहते हैं किसी भी एक आम कार्यकर्ता से जब ये पूछा जाए कि तुम कभी मंत्री बनोगे तो क्या होगा,
तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप मंत्री बने थे तो आपको कैसा लगा था, क्या हुआ था उससे, कैसे भाव थे मन में? देखिए, चूंकि पार्टी में लगातार काम करने के कारण और यह मेरे ऊपर जो माननीय प्रधानमंत्री जी दायित्व दिए, तो मन में एक यह जरूर था कि अब हम पे दायित्व आ रहा है, अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में, हम केंद्र की सरकार में मंत्री बन रहे हैं। तो उस समय भाव यह आया और एक विश्वास था। जब सामने देखते थे तो हमको दिखते थे माननीय प्रधानमंत्री, मोदी तो जी। एक भरोसा और विश्वास था कि अब उनके नेतृत्व में हम लोग अच्छा काम करेंगे और सीखने का भी बहुत अवसर मिला। और मेरे लिए तो यह जीवन का इससे बढ़िया पल और क्या हो सकता है। अगर बिहार से जुड़े छठ की बात हो, जो कि हमारे बिहार का महापर्व है, बिहारियों की रग रग में छठ बसा है। और जब मोदी जी अपने भाषणों में, मंच में छठ का जिक्र करते हैं तो हर बिहारी रोमांचित हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम बिहारियों के साथ मोदी जी खड़े हो गए हैं, हमारे दिल से जुड़ गए हैं। तो ये सारी जानकारी कहाँ से लेते हैं मोदी जी? कभी आप लोगों के साथ चर्चाएं होती होगी बिहार के बारे में, और क्या क्या पूछते हैं मोदी जी आपको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल धरातल पे काम करने वाले। आप सोचिए, उनका वह काल जब हिमालय में तपस्या जिस समय की, उनका वह काल जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता के नाम, वह उनका काल, जिस काल में उन्होंने, और अभी भी वही काल है उनके लिए, कि अपना पूरा जीवन समाज और देश को समर्पित कर चुके हैं। यह देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनका प्रवास हो चुका है। पहाड़ में, जंगलों में, गांव में, शहरों में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, मध्य भारत में, सारे भारत में, भारत के कोने कोने में कोई राज्य ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले भी उनका वहां जाना न हुआ। आप जहां तक बिहार और छठ पर्व की बात की है, तो मैं आज प्रधानमंत्री जी के रूप में छठ पर्व पर उनकी शुभकामनाएं आती है और पूछते हुए छठ का प्रसाद बहुत महत्व के साथ बहुत ही उनको खाना भाता है, अच्छा लगता है। तो छठ का प्रसाद भी, छठ के ठेकुआ, केला, नारियल जो भी होता है ना, सब वो खाते भी हैं छठ के, बिहार के छठ महापर्व के इस प्रसाद में। और पहले भी प्रधानमंत्री बनने से पहले भी उनको हम लोग देखते थे कि छठ पर्व में बहुत रुचि लेते। छठ के क्रम में कभी कभी हम लोग को मौका मिलता था उस महीने में, जिसको हम लोग कार्तिक महीना कहते हैं, उस महीने में कभी कार्यक्रम में भी कोई बिहार के लोग मिल जाए, क्या है छठ पर्व की तैयारी बिहार में कैसा, बिहार की तैयारी कर रहे हैं भाई, जहाँ बिहारी है दुनिया भर में तैयारी कर रहे हैं। हमारे गुजरात में भी लोग इसको बहुत उत्सव से मनाते हैं। पूरा माहौल कैसा है, आप लोग बहुत छठ में तो सब लोग चले जाओगे बिहार। तो ऐसे इस तरह से आनंदित होकर छठ मैया के पर्व को बड़ी पवित्र भाव से, या जहाँ रहते हैं छठ मैया की प्रार्थना पूजा करते भी है एकदम, जिस तरह से एक व्रती के रूप में जो भाव होता है वह तो होता ही है, लेकिन छठ मैया को मानने वाले लोग हैं, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी है, उस रूप में जरूर छठ मैया की आराधना में वह अपने को समर्पित। देखिए, आपको याद होगा कि छठ महापर्व से मोदी जी का कितना जुड़ाव है, जिक्र हम जरूर करेंगे यहाँ पे। आपको भी याद होगा कि स्वच्छता अभियान की कुछ बात चल रही थी, तो मोदी जी ने कहा था कि छठ आ रहा है, जरा बिहार घुमाना। मतलब छठ ऐसा पर्व है जो मार्गदर्शन देता है कि स्वच्छता क्या होती है। मतलब छठ से स्वच्छता अभियान। और जैसे आप बता रहे कि मोदी जी सब जगह घूमते हैं, तो उनको उतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बिहार क्या है, बिहारियों का कल्चर क्या है। मोदी जी ने सब देखा है, वो सब जानते हैं, और इसीलिए जब भी कुछ होता है वो खुद जिक्र कर देते हैं। और बिहार में अगर खाने की बात करें, खान पान की बात करें, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गया, वो जिक्र करते हैं, मधुबनी पेंटिंग के लिट्टी चोखा हो गया, खाते हैं मोदी जी। जी जी, लिट्टी चोखा खूब खाते हैं। हाँ। एक बार तो जाकर लिट्टी चोखे की दुकान लगी थी, उस दुकान पर अभी कुछ दिन पहले, लगभग लगता है साल भर पहले, बिहार के लिट्टी चोखा को बैठ के एकदम बिल्कुल एक, जहाँ लिट्टी चोखे की दुकान थी उस पर बैठ कर लिट्टी चोखा खा रहे थे प्रधानमंत्री जी। हाँ। तो वो बिहारियों से भी
देशवासियों से है, लेकिन बिहारी संस्कृति से, बिहार के पूजा पद्धति से, बिहार के खान पान से माने प्रधानमंत्री जी को बहुत लगाव भी है, रुचि। मखाना हो, बिहार का जूट हो, इन सब का ज़िक्र करके बिहार के किसानों की भी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का ये एक ऐसा व्यक्तित्व है, जो वो जब एक आम व्यक्ति थे, एक कार्यकर्ता थे और आज प्रधानमंत्री हैं, वो तब भी वैसा था और आज भी वैसा है। ये आप देख पाते हैं? बिल्कुल, कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनके उनमें कोई बदलाव नहीं। और मैं तो यह कह रहा हूँ कि पहले भी जो काम उनके कंधे पे जाता था, तो बहुत संकल्पित भाव से उसको सफल बनाने के लिए प्रयास की पराकाष्ठा करते थे। आज भी प्रधानमंत्री रहते हुए दिन रात उनका यही है कि हम अपने देशवासियों की उन्नति कैसे करें, कैसे सेवा करें, कैसे उनके घर में खुशियां पहुंचाएं, देश को हम गरीबी से बाहर कैसे लाए, हमारे गांव की सड़कें अच्छी हो, लोगों के हर घर में बिजली रहे, लोगों के बच्चे पढ़े, अपनी मातृभाषा में पढ़े, नौजवानों को रोजगार मिले, हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, लोगों के घर में रोजमर्रे की चीजें जो होती है जरूरतों की, उसमें कोई कमी नहीं हो। इस प्रकार से भारत के ग्रामीण से लेकर शहर तक की आवश्यकताओं की जानकारी भी है और उसके लिए प्रयास भी करते हैं कि लोगों के रोजमर्रे की जरूरत में कोई अभाव ना। मतलब अभिभावक की भूमिका भी है इसमें। बिल्कुल। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अब हम आपसे लेने वाले हैं। आप हैं इस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। अगर हम उपलब्धियों की बात करें, आपके रहते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए, अमित शाह जी के रहते हुए, आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में, खासतौर पर पिछले 5 साल की अगर हम बात करें, कौन सी वो बड़ी उपलब्धियां हैं जो आज आप जरूर एक बार फिर से देश की जनता को, हमारी जो पब्लिक है जो सुन रही है, उसको बताना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी की हर उपलब्धियां अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए कि रोटी की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, वहां रोटी पहुंचे, रोजगार पहुंचे, देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत है, तो हमारी सेना, हमारी अर्धसैनिक बल सुदृढ़ हो, सीमा हमारी सुरक्षित हो, देश की आंतरिक शांति रहे, इसके लिए वह आवश्यकता है। तो उस पे उसको सुनिश्चित करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना। आज किसानों को सस्ते सिंचाई की जरूरत है, तो सस्ते सिंचाई की व्यवस्था करना। आज वैसे गरीब जिनको कभी एक दो वक्त की रोटी में कहीं कमी न रह जाए, उनके बच्चे भूखे न सो जाए, वे गरीब भूखे न सो जाए, इसलिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था करना। कोरोना के समय कोरोना वैक्सीन की जरूरत थी, तो जहां वैक्सीन बन रहा था वहां पहुंचना, वैक्सीन को लगवाने के लिए एक एक प्रयास करना। अगर देश को जरूरत है कि आज देश में आपदा प्रबंधन अच्छी होनी चाहिए, तो आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय स्तर के प्रबंधन तक ले जाना। आज देश में लोगों के रोजगार की जरूरत है, तो देश में कैसे उद्योग व्यापार बढ़े, इसका प्रयास करना। अपनी ही मातृभाषा में पढ़ने की आवश्यकता है ताकि उसकी मेरिट में निखार हो, तो उसका प्रावधान करना। 370 धारा रहने के कारण कश्मीर भारत के अभिन्न अंग न होकर एक विशेष दर्जा लेकर था, जो कश्मीरियों के लिए भी और देश के लिए भी नुकसानदेह था, उसको समाप्त करना। आज हमारे इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण की आवश्यकता, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की सफलता, मैंने मंदिर का बनना, आज द्वारिकाधीश की सफाई हो, चाहे मथुरा की भव्यता को उनके निखार हो, चाहे काशी विश्वनाथ जो दुनिया का इतने महत्वपूर्ण अध्यात्म का एक तीर्थ स्थल है, केंद्र है, उसकी भव्यता को निखार करना। वहां आप देखे होंगे कि वहां महाकाल में वहां की विशेषताओं, वहां के लिए विशेष उसका सौंदर्यीकरण करना, सुविधा करना, देश के वैसे सारे विरासत जहां देश की संस्कृति से, देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से, देश के किसी कला के क्षेत्र से, भाषा के क्षेत्र से, किसी भी रूप में अगर वो हमारी विरासत है, तो उसको संरक्षित करना। यानी कि जो चीज की आवश्यकता है
उस आवश्यकता में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया है और उनको सफलता भी मिली। तो कोई काम कम या कोई काम ज्यादा ऐसा नहीं, सबका मत है। लेकिन हमारे देश का स्वभाव है कि देश की मर्यादा विरासत को लोग बहुत महत्व देते हैं, देश की सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ के लोग देशभक्त हैं, इसलिए देशभक्त जो देश की सुरक्षा चाहते हैं, देश का नाम स्वाभिमान चाहते हैं, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। तो यह अपने आप में हर काम महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसी काम को छोटा नहीं समझते हैं, सबके महत्व को समझते हैं, इसलिए छोटे से बड़े काम को अंजाम देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं, करते रहते हैं। पुलवामा का वो पल जब देश के हर व्यक्ति की आंखें नम थी, प्रधानमंत्री जी की भी नम थी, आंखें भी नम थी। हमारे देश के वीर जवानों को जिस तरह से मारा गया आतंकवादियों, कैसे आप लोगों ने उसका बदला लिया? देखिए, जैसे पुलवामा की दुखद घटना घटी, हमारे जवान जब वहां शहीद हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके बाद बिहार गए बड़े, और बहुत व्यथित थे, दुखी थे। और स्वाभाविक है कि आतंकवादियों ने जो घटना कर दी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही संकल्प के साथ उन्होंने अपने जवानों के एक एक बहे हुए लहू का बदला अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाकर लिया है उन्होंने। और ऐसी घटना भारत में पहली बार हुआ है कि भारत की सरकार ने दृढ़ता के साथ, अपने संकल्प के साथ पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके आतंकवादियों को मारा है। और एक तरफ देश पुलवामा की घटना के बाद दुखी था, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर सेनाओं के द्वारा की गई कार्रवाई, जो अंदर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा गया, उस पर देश गर्व कर रहा था। लेकिन हमारे विपक्ष के लोग सवाल कर रहे थे कि यह लोग गए कि नहीं गए, पुलवामा की घटना के बाद पाकिस्तान में घुसे कि नहीं घुसे, आतंकवादियों को मारे कि नहीं मारे, घुसे तो ऐसा तो नहीं कि कुछ पेड़ गिरा कर आ गए। उन लोगों से आज देश पूछ रहा है कि क्या यह मजाक उड़ाना नहीं था देश की सेना का और देश की भावनाओं का। और उस समय मैं एक आर्टिकल या कोई चैनल पे या कोई न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था, एक इस देश के एक आम नागरिक से किसी ने पूछा था कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बदला ले लिया, लेकिन प्रश्न विपक्ष जो उठा रहे उस पर आपका क्या कहना है। बड़ा सरल तरीके से उन्होंने जवाब दिया था कि जिसको जिसको शक है, पाकिस्तान जाकर जहां उसका 100 दफन है उसको गिन ले, उसको पता चल जाए कितने आतंकवादी मारे गए। यह है देश की भावना और हमारे प्रधानमंत्री के पर श्रद्धा और उन पर विश्वास। आज इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे सख्त कार्रवाई की, देश को विश्वास दिलाए कि हम इस प्रकार देश या हमारे सेना या हमारे अर्ध सैनिक बल के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, उसके जमीन पर हम घुसकर मारेंगे और उसको हम बता देंगे कि अब भारत वह भारत नहीं है जो सहता था, अब भारत यह है जो सहयोग करता है और जरूरत पड़ने पर उसको अंजाम भी भुगतने के लिए उसको तैयार रखता है। पुलवामा में जो शहीद हुए उनके परिवार वालों के आंसुओं का बदला था सर्जिकल स्ट्राइक। और जिन लोगों ने उस स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे उनको भी बखूबी जवाब दिए गए। और देखिए, पुलवामा जैसा बड़ा हमला होने के बाद हमने देखा कि बहुत तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को अलग अलग तरह से आप लोगों ने काम किया और उसका असर भी दिखा है कि फिर वैसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। और कभी छुटपुट घटनाएं होती है तो उसका पलटवार होता है, माकूल जवाब दिया जाता है। ये जब हर हिंदुस्तानी देखता है तो आपको कैसा लगता है? देखिए, पहले क्या था कि हमारी सेनाओं के हाथ को सरकार केंद्र की बांध दिया करती थी,
गोली मत चलाओ, शहीद हो जाओ, लेकिन गोली मत चलाओ। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सेना को यह अधिकार दे रखे हैं कि सीमा की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाना पड़े वह तुम्हारा निर्णय खुद होना चाहिए। इतनी आजादी उन्होंने दिया है और सशक्त बनाया है। आज हमारे पास राफेल भी है, आज भारत के पास राफेल भी है, हमारी सैन्य बल की शक्ति भी बढ़ी और हिम्मत भी बढ़ा है। हिम्मत तो पहले भी था, लेकिन जो एक जंजीरों में बांध दिया गया था वह आज आजाद होकर काम करता है। तो आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सैन्य शक्ति भी मजबूत। आप देखे होंगे कि पहले इतनी बड़ी घटना हो जाती थी और उसका बदला नहीं होता था, लेकिन आज कोई एक तो बड़ी घटना नहीं हो रही हुई है, छोटी मोटी घटना होती है तो बदला बड़े रूप में हम लेते हैं, बड़े रूप में लेते हैं। वह भी आगे आने वाले दिन में वह घटनाएं भी बंद हो जाएगी, छुटपुट कहीं हो जाती है। आप भारत के अंदर देखिए कितनी घटनाएं, बम ब्लास्ट होता था सिनेमा हॉल में, शहरों में, स्टैंड में, बस स्टैंड, साइकिल स्टैंड, कहीं पूजा घर, कहीं मंदिर, कहीं रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थलों पर बम ब्लास्ट करते थे। एक बम ब्लास्ट हुआ है क्या हमारे प्रधानमंत्री जी के बाद? वैसे लोग पंजाब पहले भुगताया नहीं जाता था, भुगताया जाता। पहले कांग्रेस की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिरयानी खिलाती, आज उसको सजा मिलती। बिल्कुल। और इस बदलते स्वरूप के साथ, इस बदलते भारत के साथ हम भी थोड़ा अपने सवालों में बदलाव करेंगे। हमारे पॉडकास्ट में अब वो वक्त आ चुका है जब हम आपके क्षेत्र की तरफ मूव करेंगे। हैट्रिक लगाने की तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं और आप भी हैं। उजियारपुर से टाइट फाइट है, कैसा लग रहा है? उजियारपुर की जनता अगर आपको देख रही है, सुन रही है, तो अपनी जनता के लिए, उजियारपुर के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? बोले। देखिए, एक तो कि माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह तैयारी जनता खुद कर रही कि हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ ग्रहण ले। और इस बार की चुनाव जनता लड़ रही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता तो लड़ ही रहे। प्रधानमंत्री जी का नाम और काम लेकर जनता के पास जो हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, तो वहां दिखाई पड़ता है कि यह तो आज मोदी के कार्यकर्ता के रूप में आम व्यक्ति खड़ा हो गया है। तो यह लड़ाई बहुत शानदार तरीके से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए जनता लड़ रही है। देश के और अपने क्षेत्र की बात आपने कहा कि उजियारपुर बड़ा फाइट है। देखिए, जनता चुनाव में और कोई फाइट नहीं। अच्छा, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास की गंगा उजियारपुर के घर घर, जन जन, हमारे शहर तो है नहीं, गांव गांव पहुंची। छोटे मोटे नगर पंचायत वाली हमारे यहाँ पूछे तो उन शहरों में तो वह लोगों को बहुत प्रभावित किया। और हमारे यहाँ एनडीए एकजुट है, हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत लगे हैं और हमने भी विकास का रिकॉर्ड माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उजियारपुर की किया है। जैसे एनएच का बनना, बिजली आबाद गति से जाना, प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युत उपकेंद्र का जाल बिछाया है। हमारे यहाँ भी 13-14 ऐसे उपकेंद्र बनाए गए हैं। हाजीपुर बछवाड़ा एनएच बना है। हाजीपुर मुसरी घराड़ी जो एनएच है उसको चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव गया हुआ है। हाजीपुर बछवाड़ा रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो गया है। हमारे यहाँ श्री राम जानकर मेडिकल कॉलेज भारत सरकार दी और बिहार सरकार उसमें सहयोग करके एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया गया है। वहाँ कई स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए गए हैं। तो वहाँ काफी काम हुए हैं। और वहाँ हमारे दरसिंहसराय रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में लिया गया है। आदर्श स्टेशन के रूप में पटोरी को लिया गया है। हमारे यहाँ 2 रूट की रेलवे लाइन जाती है, 6 ट्रेनों का वहाँ ठहराव हुआ है। वहाँ 4 DMU ट्रेन चलाए गए हैं। वहाँ हमारे पटोरी रेलवे स्टेशन को पनीर रेलवे स्टेशन बने घोषित किया गया है।
हमारे यहाँ कई सारे उद्योग को, जैसे कि हल्दी को, हमारे यहाँ मधु को, हमारे यहाँ जिले में, जहाँ उजियारपुर समस्तीपुर जिले में आता है, और हमारे हाजीपुर का एक वैशाली जिला का भी एक विधानसभा पातेपुर है, तो कई किसानों के फसलों को वहाँ उसका उत्पाद जिला घोषित किया गया है। हमारे हमारा क्षेत्र मिथिला क्षेत्र में है। मधुबनी पेंटिंग का वहाँ इतना विस्तार हुआ है, वहाँ मखाना मखाना को टैग मिला है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं। हमारे यहाँ पूषा कृषि विश्वविद्यालय था, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो इतने सारे विकास के काम हैं। वहां प्रधानमंत्री सड़क योजना से 500 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है। वहां की जो ग्रामीण सड़कें थी उसमें 493 किलोमीटर उसको आरसीडी सड़क बनाकर अच्छे सड़कों का निर्माण किया गया है। वहां 400 से ज्यादा स्कूलों में वाटर एटीएम लगाए गए हैं। आज हमारे यहाँ सभी बालिकाओं के स्कूल में अच्छे शौचालय और पानी की व्यवस्था की गई है। तो इतना काम किया गया है। इससे हम तो कुछ महत्वपूर्ण कामों को गिना है। तो इतने लंबी सूची है, बहुत लंबी है। हम उसकी राशि और हम उसके आंकड़े बता रहे हैं कुछ। पिछले 10 साल में, और जनता चाहती है कि विकास, जनता जात पात पर वोट नहीं देती, मोदी जी के विकास पर काम देती है, जनता विकास चाहती है। इसलिए वहां शानदार तरीके से पिछली बार 2,78,000 वोटों से जीते थे, इस बार 4 लाख से ज्यादा वोटों से। क्या बात है। यानी पिछले 10 साल में उजियारपुर के सांसद के रूप में हम अगर देखें, उजियारपुर की देश भर में जो मोदी जी की जो गारंटी थी, उसके गारंटर के तौर पर आपने ये जो सूची थमाई है, ऐसा लग रहा है कि उजियारपुर के लोग अब तो कह रहे होंगे कि अब आप हमें बस इतना कह दीजिए कि वोट डालना है या फिर चुनाव जीतना है और हम आपको जिता देंगे। क्योंकि अगर हम आपसे ये पूछे कि उजियारपुर में और क्या काम बचा है और क्या आप करके देंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी की गारंटी है कि जो बचा है वह काम होने की गारंटी है। और सब लोग जानते हैं कि मोदी जी ही विकास का काम कर सकते हैं, कल्याण का काम कर सकते हैं, देश से गरीबी मिटा सकते हैं। 25 करोड़ लोग से ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। तो सबको मोदी जी पर ही विश्वास है। और मोदी जी के मन में, हम बिहार के लोग हैं, उजियारपुर के लोग हैं, देश के लोग हैं, और उजियारपुर के लोगों के भी मन में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी है। मोदी नाम केवल, मोदी जी के विकास की गंगा खूब लोग डुबकी लगाकर खुशियों से अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उसमें हमारा एक उजियारपुर भी बढ़ चढ़कर विकास का लाभ लिया। हम भी जब पब्लिक से बात करते हैं, कई प्लेटफॉर्म्स पर जब लोगों से सवाल पूछते हैं, तो कैंडिडेट से पहले जब मोदी जी का नाम आता है तो एक बात समझ आती है कि जो योजनाएं हैं वो पहुंच चुकी है लोगों तक, और ना सिर्फ पहुंची है, उसका लाभ भी लोग ले रहे हैं। और उसका असर है कि पहले मोदी जी का नाम, फिर कैंडिडेट का नाम, हर लोकसभा का लगभग, हम अपना आंकलन आपको बता रहे हैं सर। एक आपके बारे में जो जानकारी है वो हम गुजरात के लोगों को और बिहार के लोगों को जरूर बताएंगे, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, कि आपका एक राजनीति से हटकर स्वरूप है जो शायद लोगों ने नहीं देखा है। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को नहीं दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन आज हम जरूर बता देंगे। 73 बच्चियां जिनको आपने वोट दिया है, 3 ऐसी बच्चियां जो गैंग रेप की पीड़ित है, और हैरानी की बात यह है कि वो बच्चियां उस क्षेत्र से आती है जहां से तेजस्वी आ रही, आपने उनको भी वोट दिया। मतलब इस तरह का भाव, एक तो आप वैसे बिजी हैं क्योंकि आप कुछ पद पर है राजनीति में, लेकिन उससे हटके आप ये जो काम कर रहे हैं बच्चियों के विकास के लिए, उनको दलदल से निकाल कर उनके अच्छे जीवन के लिए, मतलब कहाँ से वो प्रेरणा मिलती है और आगे आप कितना करने वाले हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा मिलती है। 73 का मतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जितने वर्ष के हुए हैं, उनकी आयु, उतने बच्चों को हमने गोद लिया है। और उसमें बेटे भी हैं, बेटियां भी, और ईश्वर ने बहुत उसमें जस दिया है। तो उनको गोद लेकर हम बताना नहीं चाहते, लेकिन आप प्रश्न कर दिए हैं तो कल हम इस पे झूठे नहीं साबित हो जाए।
इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, हम इस बात को कोई राजनीतिक रूप से देखते नहीं, हम इसका कोई बात अपनी राजनीति से जोड़ते नहीं, हम अपनी भाव और अपनी सेवा से जोड़ते हैं। और उसमें 3 अबोध बच्चियों के साथ गैंग रेप, तेजस्वी जी के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले अपराधियों के द्वारा अति पिछड़े और महादलित के बेटियों के साथ बलात्कार हुए। उसमें उस चीज को हमने बड़ा ही तत्परता से लिया, हमारे लोग उसमें गवाही बने। और 2019 का जब हम चुनाव लड़ रहे थे, जिस दिन मेरा वोटिंग हो रहा था, उस दिन उस गवाह की हत्या कर दी गई और उस हत्यारे को संरक्षण मिलता था किससे? यह अहंकारी तेजस्वी यादव से। उनके क्षेत्र का मामला उनको लेना चाहिए था, इस पर अमल करना चाहिए था। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी जी के सिपाही, मोदी के सिपाही होने के कारण मैंने इसको लिया। और उस समय मैं विधायक था। उसके कुछ दिन ही बाद जाकर हम वहां से सांसद के चुनाव लड़े। और इस तरह की बात, राघोपुर के क्षेत्र में तेजस्वी जी अपराधियों को इतना संरक्षण देते हैं, तो आज मैं, आप पूछी हैं मेरी भावनाओं को, आपने छुआ, इससे हम क्या कह रहे हैं। और देखिए, हमारे अंदर जो बातें हैं, जो वैसे बच्चे जो दिव्यांग हैं और गरीब हैं, उनकी सेवा का हमने जो संकल्प लिया है, और भगवान उसमें हमको जस भी दिए है, बहुत सारे बच्चे ठीक भी हो रहे हैं। और उसमें उसकी अपने ही तरह से एक कहें कि एक व्यवस्थित तरीके से एक अच्छी सेवा दे रहे। एक अंतिम सवाल हम लेंगे जो बेहद खास है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी देखिए 10 सालों के बाद आज अगर हम बात करें उनके संकल्प पत्र की, मोदी की गारंटी की, तो मोदी जी 2024 की गारंटी नहीं ले रहे, वो 2047 तक की गारंटी ले रहे हैं। क्या है वो गारंटी? और ये जो 400 पार करने के बाद आप लोग जो काम का जिक्र करना चाह रहे हैं, क्या ऐसे काम आप लोग बड़ा करने वाले हैं देश के लिए, लोगों के लिए, जो आप 400 पार होने के बाद करेंगे? और 47 तक का मिशन क्या रखा है? माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब कोई बात करते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई बड़ा दृष्टिकोण होता है। और बड़े फैसले लेने के लिए एक तो इच्छा शक्ति चाहिए। वह इच्छा शक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी में है, लेकिन फैसले तो पार्लियामेंट में होते हैं। तो पार्लियामेंट के फैसले में जितनी ताकत माननीय प्रधानमंत्री जी की होगी, यानी एनडीए सरकार बनेगी, तो हमारे सांसद की जितनी बड़ी संख्या होगी, वह बड़े फैसले लेने में उसमें सहायता प्रदान करेगी, सहायक होगी। इसलिए 400 पार जनता मूड में है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, तो उनके सांसद के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में, ऐसे सहयोगी तो सभी सांसद होते हैं, लेकिन 400 एनडीए के सांसद हो, वह उनके साथ हो, उनके पास हो। तो यह है। और जो संकल्प उनका है, विजन है 2047 तक का, तो अगर एक शब्दों में कहा जाए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का भारत कैसा हो, जो संकल्प और सपना है, वह यह है कि प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज्यादा भारत का हो, ताकि हर चीज में भारत सक्षम हो। भारत दुनिया का पंचायत भी करे, दुनिया को सहयोग भी करे, इतना श्रेष्ठ बन जाए, इतना भव्य बन जाए, इस दृष्टिकोण से हम प्रधानमंत्री जी काम करें। अभी देखिए एक सवाल मेरे मन में आया है जब आप ये सारी बात कर रहे थे, और क्या आपका विजन है, कि आपका मिशन है 400 पार की जब आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा विपक्ष की अगर हम सवालों को उठाएं, तो विपक्ष को ये लग रहा है कि आप 400 पार कर लेंगे तो आप तानाशाह बन जाएंगे, मोदी जी तानाशाही करेंगे, इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं, क्या है मतलब इस पर आपका स्टैंड क्या है? तो देखिए, तानाशाह और घोटालों और भ्रष्टाचार तुष्टिकरण सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन इंडी में, भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है,
जैसे हम लोग कहावत है ना कि पेड़ में जितने फल लगते हैं उतना वह छूटता है। तो ऐसे हमारे प्रधान, हमारी विचारधारा ऐसी, हम ज्यादा लेकर हम बड़े फैसले लेने चाहते हैं। हम यूसीसी लागू करने का संकल्प लिए हैं। मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारी पार्टी का संकल्प है कि हम यूसीसी लागू करेंगे। ऐसे ऐसे जब बड़े फैसले लेने हैं तो वहां तो बड़ी संख्या सदन में चाहिए ना, इसलिए 400 पार जनता भी चाहती है और एनडीए भी चाहती है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं। यानी विपक्ष का एक कुल मिलाकर ये एक भ्रम फैलाने का प्रयास है कि 400 पार होंगे तो देश का संविधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बदल देंगे। देखिए, इस वक्त चुनाव का वक्त चल रहा है और जो नया वोटर मतलब 18 साल के युवा, उनके जहन में जरूर होगा कि क्या सोच के वोट डालें, किस लिए वोट डालें। कई लोगों को मालूम होगा, कई लोगों को नहीं भी मालूम होगा। अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्यों उनको वोट डालना चाहिए, किस लिए उनको वोट देना चाहिए? एक तो हम सारे युवा मतदाताओं से प्रार्थना करते हैं कि वो जरूर वोट डालें और इस देश के युवा, बिहार के युवा माननीय प्रधानमंत्री जी के काम से काफी प्रभावित है। क्या है कि तकनीकी रूप से भी भारत बहुत समृद्ध हुआ है और आज के युवाओं को तकनीक पद्धति चाहिए। दूसरा, आज के युवाओं को रोजगार चाहिए और रोजगार किस चीज से मिलेगा? वह मिलेगा उद्योग से और व्यापार से। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उद्योग और व्यापार के लिए कई व्यवस्थाएं की। हमारे युवा स्किल्ड हो, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र का जाल बिछाया हर जिला में, कहीं कहीं तो ज्यादा भी। आज देखता है कोई युवा कि हमारे घर के बगल में कोई भूखा बच्चा रह जाता था और माँ उसकी लोरिया सुनाकर पानी पिला पिला कर सुला देती थी, तो हमारे घर के बगल में कोई भूखा गरीब का बच्चा सो नहीं रहा है, आज पेट भरकर सो रहा है, रोटियां खाकर सो रहा है। युवाओं को लगता है कि नहीं, आज युवाओं का जो मन होता है ना, मिजाज होता है, भाव होता है ना, वह सेवा भाव से, समर्पण भाव से, देशभक्ति भाव से और खुद के लिए भी जुड़ा होता है, लेकिन देश के लिए भी जुड़ा। तो यह भाव आज वातावरण के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दिया है। आजकल एक चीज और युवा में हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में सारे युवा बड़े एक्टिव रहते हैं। एक्स की ट्विटर की बात करें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, इन सारे चीजों में हम देखते हैं लोग अपने नाम के बगल में लिखते हैं मोदी का परिवार। जरूर इसका हम जिक्र करना चाहेंगे यहाँ पर। ये मोदी जी का परिवार आजकल लोग क्यों बन रहे हैं? बीजेपी के नेता तो चलो बन ही रहे क्योंकि वो तो पार्टी के लोग हैं, पर ये आम लोग क्यों बन रहे हैं? मतलब जब से लालू जी ने मोदी जी के परिवार पर सवाल उठाया है, एक अलग माहौल बन गया है, हर कोई खड़ा है कि हम है मोदी का परिवार। देखिए, मोदी जी का कोई परिवार नहीं है यह कहकर लालू जी ने अपमानित करने का काम किया। मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार, यह लोगों के अंदर भावनाएं थे, ऐसे नहीं थे। इसलिए कि मोदी जी के अंदर जो भाव है इस देश के लोगों के लिए, वह परिवार का भाव। जब बोलते हैं तो कहते हैं हमारे 140 करोड़ देशवासी और सबकी चिंता करते हैं, तो चिंता जो करता है तो वह परिवार रूपी भाव होता है, जो भाव हमारे प्रधानमंत्री जी में है। इसलिए लोग भी और युवा भी अपने को मोदी का परिवार कहने में और मानने में गर्व करते हैं और मोदी जी को भी आज इस पर गर्व है कि हमारे देश के लोग जिनको हमने अपना परिवार माना है, वह हमारा देश रूपी परिवार आज हमको अपना परिवार मानने लगे। तो शुरुआत से लेकर अंत तक सारी जो बातचीत हमने की है, हमें बहुत अच्छा लगा और कई सारी आपने ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें हमें बताई, बल्कि हमारे देश की राजनीति से लेकर 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी क्या थी, आगे क्या होगी, आपने सब बातों पर बहुत अच्छे से हमें जानकारी दी और हमारे जो दर्शक सुन रहे थे, हमें लगता है कि उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आज के पॉडकास्ट में काफी जो वक्त था ऐसा लग रहा था कि अभी और बात कर रहे हैं, लेकिन अब समय कम है तो
हमें इस पॉडकास्ट को यहीं पर रोकना बहुत पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। बिजी शेड्यूल से इतना टाइम निकाला है हमारे लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आगे भी ऐसे कई और लोगों से हम बात करेंगे। देश की राजनीति, बीजेपी का मिशन विजन क्या है, जरूर आप तक लेकर आएंगे। हमें इजाजत दीजिए।